भारत के नए पार्लियामेंट हाउस की इमारत की बहुत बात हो गई है। ये कहा जा रहा है कि ये नए भारत का प्रतीक है। पर अब अंदर की बात करते हैं। अंदर सीटिंग कैपेसिटी लोकसभा में 800 से ज़्यादा है, करीब 900, लेकिन एमपी तो लोकसभा के 550 से कम है। तो फिर ये नंबर क्या बढ़ने वाला है? कब बढ़ेगा? तो क्या इसकी कोई डेडलाइन है और कुछ लोगों को इससे डर लग रहा है? क्यों लग रहा है? कि क्या नंबर ही लोकतंत्र में सब कुछ है? इन सवालों के जवाब अगले 5 मिनट में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है आरिश। संविधान कहता है कि पॉपुलेशन के मुताबिक लोकसभा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब हर सेंसस के बाद जो 10 साल बाद जनगणना होती है, सीटें एडजस्ट की जा सकती हैं। लेकिन 1976 के करीब यह सवाल आया कि ऐसे तो जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रही हैं उनका फायदा हो रहा है, और जो स्टेट्स कुछ अक्लमंदी कर रही हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही हैं, फैमिली प्लानिंग को अच्छे से इंपोज कर रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है। इसीलिए 1976 में इसे 25 साल आगे धकेल दिया गया कि 1971 के सेंसस के हिसाब से जो सीटें तय थी 543 उसी पे रहेंगे, बाकी 2001 में देखेंगे। 2001 में पहुंचे तो यह सवाल फिर से आया। सॉल्यूशन मौजूदा सरकार के पास फिर भी नहीं था, तो 25 साल और आगे धकेल दिया। अब 2026 आने वाला है। कानून कहता है कि 2026 के बाद की जो भी लेटेस्ट जनगणना होगी उसके मुताबिक सीटें बांट दी जाएंगी। 2026 के बाद इसका मतलब 2031 की जनगणना। लेकिन ध्यान रहे 2021 वाली भी अभी हुई नहीं है, कोरोना की वजह से रुक गई थी। तो अगर 2026 के इमीडिएटली बाद ये जनगणना पूरी हो जाती है जो अभी ड्यू है, तो हो सकता है उसी को आधार बना लिया जाए, 2031 तक वेट ना करनी पड़े। अब गिन के देखिए कि 1971 में भारत की पॉपुलेशन 55 करोड़ थी। अब उससे डबल से ज्यादा हो चुकी है, 50 साल जो हो गए हैं। अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क भी बना के बना। पर 543 ही लोकसभा मेंबर होने का मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर मेंबर 15 लाख से ज्यादा वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है। यूके में यह गिनती करीब 2 लाख से भी कम है। इस बारे में एक मशहूर रिपोर्ट है जेमी हिंडसन और मिलन वैष्णव द्वारा। उन्होंने 2019 में यह अंदाजा रिलीज किया कि आप अगर 550 के करीब भी सीटें रखें और उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज थोड़ा बदल दें पॉपुलेशन के मुताबिक, तो यूपी के पास 21 सीटें बढ़ जाएंगी और इतनी ही करीब सीटें तमिलनाडु और केरल की घट जाएंगी। दूसरा ऑप्शन है कि सीटें ही बढ़ा दी जाएं, 850 से पार हो जाएं। ऐसे में यूपी, जिसमें अभी 80 लोकसभा सीटें हैं, उसकी 140 से पार हो जाएंगी। बिहार, जिसकी 40 हैं, 80 के पार हो जाएंगी। तो ऐसे में हिंदी भाषी प्रदेशों का दक्षिण भारतीय प्रदेशों के मुकाबले दबदबा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो वही सवाल जो 1970 के दहाके में था वो आज भी है, लेकिन आपको परसेंटेज से समझाते हैं। परसेंटेज से देखा जाए तो हिंदी भाषी प्रदेशों का अभी संसद में 42% हिस्सा है, 42%। यह बढ़कर 48% हो जाएगा, 48%। दक्षिण भारतीय जो हमारे प्रांत हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इनका अभी हिस्सा 24% है, 24%, और ये 20% पे आ जाएगा। पंजाब, बंगाल, उत्तर पूर्व और जो बाकी छोटे स्टेट्स रह गए, उन सबको अगर मिलाया जाए तो उनका अभी हिस्सा 34% है, 34%। ये घटकर 32% रह जाएगा। पर मूल सवाल पे वापस आते हैं। क्या नंबर ही लोकतंत्र में सब कुछ तय करता है? यह सवाल दक्षिण भारत के कई लीडर मौजूदा सदन में पूछ चुके हैं, और नए सदन में भी इस पुराने सवाल का दोबारा आना लाजमी है। अब कोर्ट में भी यह मामला कहीं कहीं पहुंचा। किसी रिलेटेड मामले में जब मद्रास हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दिए तो बहुत खुलकर बात की। कहा कि 1967 में जब तमिलनाडु की सीटें 41 से घटाकर 39 की गई, तो उसके साथ ऐसा हुआ कि जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की उसको सजा दी गई हो। कोर्ट ने यहां तक कहा कि तमिलनाडु स्टेट को 5600 करोड़ 5600 करोड़ रुपीस का कॉम्पनसेशन देना चाहिए। कई विश्लेषक सवाल को ऐसे भी पूछते हैं कि कई भाषाओं, कई कल्चर से मिलाकर बना भारत
क्या इसमें केवल कोरे नंबरों के आधार पर, और वो भी केवल जनगणना के आधार पर, आप ये तय कर सकते हैं कि किस राज्य का कितना हक है? समय की सरकार के सामने ये सवाल आएगा, क्या उसके पास इन कॉम्प्लिकेशंस का कोई सोल्यूशन होगा या फिर से 25 साल इसे आगे धकेल दिया जाएगा? इस सवाल से रेसलिंग किसी और दिन। फिलहाल हम आपको बहुत कुछ सोचने को देकर जा रहे हैं। धन्यवाद।